हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आपके इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें आपको हर एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीजें पूरी बताई जाएगी। तो देखिए, क्लास 12 का सॉल्यूशन जो कि हमारे नीट बेस्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसी सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में एक माइंड मैप बना लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पहले माइंड मैप के बारे में समझते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। जब ये सॉल्यूशन की जानकारी हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन। जब आप बेसिक प्रिंसिपल समझ लेंगे, इसमें मेन जरूरी क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल वगैरह लगाने रहते हैं तो हमें इसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जब बेसिक प्रिंसिपल आप समझ लेंगे तो हम लोग समझेंगे इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको दो तरीकों से पढ़ना है, बाय मास रिलेटेड और दूसरा है बाय वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक। अब देखो, मास रिलेटेड में हम लोग को क्या चीज पढ़ना है, जैसे मास बाय मास परसेंटेज, मोलैलिटी। अच्छा, पहले ये जान ले कि मास परसेंटेज में या मास रिलेटेड होता क्या चीज है। ये क्या है, इट डिपेंड ऑन इट इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे पूर्ण रूप से फ्री होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है। अब यहां पे जो हम बोल रहे हैं कि डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन, ये इसमें क्या चीज है, इसको ध्यान से समझिए। जो इंडिपेंडेंट है, जैसे इसमें क्या आएंगे, मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी। अच्छा, इसमें क्या आएंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ईटीसी। आगे फिर जो भी रहेगा, हम हर एक चीज को हम लोग कवर करते हुए चला जाएगा। जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं, हम मास रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, ये सब चीजों के बारे में आज कवर कर लेते हैं, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। क्योंकि गैस इन लिक्विड को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे हेनरी लॉ।
हेनरीज लॉ के बारे में, इसी में इसकी एप्लीकेशन वगैरह इन सब चीजों के भी बारे में डिस्कस होगा। इसके बाद जब हम लोग ये सारी बातों को समझ लेंगे तो हमारा आएगा वेपर प्रेशर ऑफ volatile and non volatile सॉल्यूशन। यानी इसमें हम लोग को क्या स्टडी करना है, राउल्ट्स लॉ। ठीक, जब इन बातों को भी आपको समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये क्लियर हो गया, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चार अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझेंगे। और ये लास्ट हमारा रहेगा वांट ऑफ फैक्टर, यानी आई के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम सब इन टॉपिक के बारे में कमांड कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में ये इसका मैक्सिमम मार्क्स 7 रहता है, और नीट के बेस पे कम से कम इसमें 2 से लेकर के 3 नंबर के क्वेश्चन 100% श्योर आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने, और ये बोर्ड के बेस पे 7 मार्क्स के। अगर ये बात पूरी समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये माइंड मैप है, आपके दिमाग में क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, और आज हम लोग कौन कौन से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कवर कर पाते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अब माइंड मैप आपके दिमाग में एकदम 100% क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को चलना है कि टॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, जैसे हम एक कंटेनर ले लें और इसमें वाटर कंपोनेंट है, ठीक, और कोई एक केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस ले लेते हैं, x ग्राम शुगर ले लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो शुगर के पार्टिकल हैं ये इस वाटर में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएंगे, 100% मिक्स हो जाएंगे पूरे तरीके से। तो सॉल्यूशन करता है when two or more chemically non reacting substance are mixed together to form a homogeneous mixture। इसी को हम क्या कहेंगे, इज नोन एज सॉल्यूशन।
क्लियर? अब होमोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है द कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर टू लॉस इट्स आइडेंटिटी। अगर हम किसी कंपोनेंट को मिलाते हैं तो वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को क्या करते हैं? लॉस करते हैं। इसको भी हम लिख दे रहे हैं, व्हेन टू कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर एंड component or loss its identity। वो क्या करेगा? वो अपनी आइडेंटिटी लॉस करेगा। अगर ऐसा होता है तो उस तरीके के मिक्सचर को होमोजेनस कहा जाएगा, और जितने होमोजेनस रहेंगे वो सब क्या हमारे कहलाएंगे? सॉल्यूशन। ये एक सिंपल एक लाइन होगी। आई होप कोई आपको ये एक लाइन अच्छे से समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसको चलिए फोकस करते हैं, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी, उसको क्या समझना है, क्योंकि इसी से ये बात समझने के बाद ही आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, जैसे अगर हम लोग एक सिंपल ले लें, मिक्सचर ले लें, एक वाटर शुगर। वाटर शुगर एक दूसरे से मिक्स हो गए, 100% होमोजीनियस सोल्यूशन बना लिए। लेकिन आप बताइए, कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर उस सोल्यूशन में शुगर पार्टिकल ज्यादा है तो आप अपने हाथ से उसको बाहर निकाल लेंगे? नहीं ऐसा कर सकते। बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहली बात ये जानना है कि सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट बाय द इजी मेथड। सिंपल मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। सोल्यूशन ओनली सेपरेट बाय द सम फिजिकल मेथड। अब कुछ फिजिकल मेथड आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे, सुने होंगे। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया। ये सारे जो है फिजिकल मेथड है जिसपे हम लोग दो कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। पहली बात आप क्या सीखे कि सॉल्यूशन कैन नॉट easily separate by the solution cannot be separated by the easy method, या हम ये कह सकते हैं सिंपल मेथड। it only separate by the some physical method। इसको कैसे सेपरेट करेंगे? कुछ फिजिकल मेथड, ध्यान से समझिए कौन कौन से। जैसे डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, ईटीसी। पहले बात तो हो गया कि हम भाई एकदम आसानी से उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी हम लोग पढ़े ना होमोजीनियस मिक्सचर, कि मिलाने के बाद वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। तो पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एकदम बारीक से लेकर के एकदम ऊपर तक कोशिश कर रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी को अब हम लोग समझते हैं। ये जो सोल्यूशन बनाते हैं, ये सबस्टांस को कंपोनेंट कहा जाता है। द सबस्टांस which
मेकिंग द solution is known as कंपोनेंट। ठीक है, वो सबस्टांस जो सोल्यूशन बनाने में मदद करते, कौन सा सोल्यूशन? होमोजेनस सोल्यूशन, उसको हम लोग क्या कहा जाता है? कंपोनेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। क्लियर? तीसरी बात है, ये तो एकदम सीधी सीधी बात समझ में आ गई कि कंपोनेंट की क्वांटिटी भी सॉल्यूशन को डिपेंड करती है। क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, द सॉल्यूशन इज नोन एज। अब देखो, क्या क्वांटिटी रहेगी तो सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? पहली बात को समझो। इफ टू कंपोनेंट आर मिक्स टूगेदर, अगर दो कंपोनेंट मिल रहे हैं टू फॉर्म द सोल्यूशन, दो कंपोनेंट मिलकर क्या बना दे रहे हैं? सोल्यूशन बना दे रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। उसको क्या कहेंगे? बाइनरी सोल्यूशन। इफ टू कंपोनेंट आर mixed together to form a solution is known as, इसको हम लोग देखो क्या कहेंगे, ध्यान से समझना, क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। देखो, जितनी बातें हम बोल रहे हैं वो बातें सारी क्यों लिख रहे हैं, इसमें दो प्लस पॉइंट है। एक तो वो आप सुन के समझा भी रहा हूं मैं बोल के, और दूसरा क्या है कि आपके सारे नोट्स भी 100% कंप्लीट होते रहे, इस पे भी फोकस है। ठीक है? अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, इफ थ्री कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए सोल्यूशन इज नोन एज, इसको कहेंगे टर्नरी सोल्यूशन। सिंपल। और तीसरी बात है कि इफ फोर कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए सोल्यूशन इज नोन एज क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सोल्यूशन। तो देखो, ये ऐसे ऐसे आगे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, ये भी बढ़ते जाएंगे। अब देखो, बात को ध्यान से समझो, जो हमारा जो सिलेबस है वो ये सिलेबस कहता है कि हमें सिलेबस में केवल और केवल ये बाइनरी सॉल्यूशन के ही बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है? केवल ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो पहले बताओ कि क्या ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आया? ठीक। अच्छा, अब अगर ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आया तो आगे की भी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ, हाँ, इसको चेंज कर दिया। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? द नेम ऑफ कंपोनेंट। अब भाई, कंपोनेंट कंपोनेंट नाम तो हम ले रहे हैं जो कि सोल्यूशन बना रहा है, लेकिन जो बाइनरी सोल्यूशन के लिए जो हम लोग कंपोनेंट यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, द नेम ऑफ कंपोनेंट इज, अब देखो दो है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब ध्यान समझो, हमें कंपोनेंट के बारे में जानना है,
तो दो नाम हमने दिया, कौन से दो नाम है? पहला है सॉल्यूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। ठीक, अब एक एक की जानकारी हम लोग अच्छे से ले लेते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया, तो न्यूमेरिकल क्या, न्यूमेरिकल उंगलियों में आप खेलेंगे। ठीक है, तो इस पे पहला बात ये आ सकता है कि जो स्मॉलर इन क्वांटिटी हो, स्मॉलर इन क्वांटिटी। पहली बात कि अगर हमें भाई स्मॉलर और ग्रेटर कैसे पता चलेगा, स्मॉलर या लार्जर, जब कंपैरिजन के लिए मिलेगा, वही न्यूमेरिकल में ही पता चल जाएगा। अगर स्मॉलर क्वांटिटी में है तो वो सॉल्यूट है। दूसरी बात कहता है कि विच आर डिसअपियर इन मीडियम, जो दिए हुए मीडियम में डिसअपियर हो जाए, विच आर डिसअपियर इन मीडियम। जो हम लोग देखें तो अगर कोई हमें किसी भी स्टेट का मिले, सॉलिड लिक्विड गैस, तो हमें पहले दिख रहा हो, उसके बाद हम लोग जो मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे तो इसमें ये क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। अब इसमें एक नोट करने वाली बातें जो है, इसको ध्यान से समझिए। नोट क्या है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट मे और मे नॉट बी एज सेम डेट एज द फाइनल सोल्यूशन। मतलब जैसा हमारा जो फाइनल सोल्यूशन बना, वो सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में ही डिस्कस करेंगे, उसको क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी स्टेट का बने, तो जिस स्टेट का सोल्यूशन रहेगा, जरूरी नहीं है कि उसी स्टेट का सॉल्यूट भी हो। तो ये एक बात नोट करिएगा कि द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट may or may not same as that of फाइनल सॉल्यूशन। ये कुछ जरूरी नहीं है कि फाइनल सॉल्यूशन में किस स्टेट का मिला उसी स्टेट का ही सॉल्यूट होगा, ऐसी कोई जरूरी ही नहीं है। तो ये दो बातें तो पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अभी हम कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देंगे जिसमें ये अपनी जगह सही होगा, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जिसमें यही सही होगा, वो भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। वही बात इसमें भी सॉल्वेंट में आएंगे। ठीक इसका अपोजिट, स्मॉलर इन क्वांटिटी, ये क्या है, लार्जर इन क्वांटिटी। ये क्वांटिटी में क्या रहेंगे, लार्जर रहेंगे, ग्रेटर रहेंगे। और दूसरा विच इज अपीयर इन मीडियम। जो मीडियम में क्या रहे, अपीयर है, वहां मौजूद रहे, वो दिखाई देते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात यह है, उसको ध्यान से समझिएगा। दो बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई, इस बात को ध्यान समझिए कि द फिजिकल स्टेट of solvent may same as that of final solution, as that of final solution। तो बोलो, ये जो कंपोनेंट है, इसमें कंपोनेंट दो चीजों का बाइनरी सोल्यूशन में है, जिसका एक नाम हम लोग क्या देते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको कहते हैं, सिंपली जो स्मॉलर इन क्वांटिटी में हो, दूसरा है जो डिसअपियर इन नेचर के हो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि फाइनल सोल्यूशन हमारा जैसा मिलेगा वैसा ही उसी स्टेट का सॉल्यूट होगा। और सॉल्वेंट में अगर हम लोग आते हैं, तो सॉल्वेंट करता है जो लार्जर इन क्वांटिटी में, क्वांटिटी ज्यादा हो, और विच इज अपीयर, जो कि मीडियम में हमें दिखाई देता हो। और ये 100% है कि फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का और फाइनल सोल्यूशन का जो स्टेट होगा, दोनों सेम होंगे। इस बात को विशेष
फोकस किए रहिएगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि इसको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके चाहे जैसे भी। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी, ये तो हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी हुआ। तो हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े भैया? पहली बात की जो हमारे सोल्यूशन है वो सेपरेट आसानी से नहीं किए जा सकते, उसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फिजिकल मेथड चाहिए होता है, जो कि ऑलरेडी उसको आप लोग जान रहे हैं। नहीं जान रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो टॉपिक मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा। दूसरा कि सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हम लोग सब्सटेंस का यूज़ करते हैं वो कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट की क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि वो सॉल्यूशन बाइनरी है, टर्नरी है या क्वाटर्नरी है। और वो कंपोनेंट कौन है, उसको दो नाम दिया गया है। कौन कौन से नाम दिए गए हैं? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब हम लोग इस बात पे और आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में, कि सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट वाटर है, देखो ध्यान समझना, न्यूमेरिकल जब देता है ना तो हम लोग हमेशा न्यूमेरिकल ढूंढते हैं, हाँ ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, अच्छी बात है। लेकिन बहुत से न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट का नाम ही नहीं रहता है, तो बच्चे सोचते हैं कि या तो क्वेश्चन गलत है या आउट ऑफ सिलेबस है। ये दो वर्ड सबसे कॉमन है। तो सबसे बढ़िया भैया है कि आप यहीं पे बात को समझ जाइए कि अगर सॉल्वेंट नहीं भी दिया रहेगा तो हम कैसे समझेंगे। ये इस टॉपिक से, इस लाइन से समझेगा। देखिए, सॉल्यूशन में अगर वाटर सॉल्वेंट है तो वहां लिखा रहेगा इट इज ए एक्वस सॉल्यूशन। और अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो वहां नॉन एक्वस सोल्यूशन रहेगा, तो उसका एक नाम रहेगा, जैसे CCl4 रह सकता है, बेंजीन रह सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड रह सकता है, ऐसे करके कुछ और कंपोनेंट है। लेकिन वो सारे कंपोनेंट कौन से होंगे? जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। इसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं, तो पहले समझिएगा। इन द सोल्यूशन वाटर इज ए solvent, the solution is known as aqueous solution। उसको हम लोग क्या कहेंगे? aqueous solution। नोन एज, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक। और इफ या इन द सोल्यूशन water is not a solvent, water is not a solvent, अब इसको कहा जाएगा is known as non aqueous solution, ठीक है। तो देखो, इसमें एग्जाम्पल में सॉल्वेंट के रूप में आपको क्या दिए जा सकते हैं? CCl4 हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकते हैं, बेंजीन हो सकता है। मैं सॉल्वेंट का बात कर रहा हूँ, सॉल्यूट में भी और लोग आएंगे। तो बोलो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से इतनी बातें, पांचों पॉइंट आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। सवाल है कि सर ये पांचों पॉइंट सेट होते जा रहा है लेकिन उसका यूज़ कहाँ है? तो थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो पांचों पांचों बढ़िया से सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोलो इतना बात क्लियर है? अब हम लोग और अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को समझना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझना है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या टाइप्स हो सकते हैं?
बहुत इजी है। सबसे पहले ये बताओ कि सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या जरूरी है? सॉल्यूट। सॉल्यूट के स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं? कि सर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं कि नहीं सॉल्यूट? अच्छा, जब सॉल्यूट में हम सॉल्वेंट मिलाए, अब सवाल है कि सर सॉल्वेंट का कौन कौन सा स्टेट होगा? ये भी सर तीन तरीके हो सकते हैं। सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं तो डियर स्टूडेंट क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब सर सॉल्यूशन किस किस स्टेट में पाए जाएंगे? और सीधी सी बात भैया, जब सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड लिक्विड गैस है, तो सॉल्यूशन भी हमारा क्या होगा? सर पहला तो होगा सॉलिड सॉल्यूशन होगा, समझे? पहला क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। ध्यान समझो कि सॉल्यूट सर तीन स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉल्वेंट भी तीन स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन रहेगा तो पहला क्या हो सकता है? सर सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा सर लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। बोले ये एकदम सिंपल तरीके से बात समझ में आया कि नहीं है कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। अब जो है हम लोग यहां पे सॉल्यूट ले लेते हैं। अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सॉल्वेंट ले लेते हैं, देखेंगे कि भैया सॉल्यूशन किस स्टेट का बन रहा है और क्या उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल है कि नहीं हमारे पास। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो अगर हम सॉल्वेंट सॉलिड ले लेते हैं, समझो पहली बात को, यहां भी सॉलिड, एक और सॉल्वेंट ले लेते हैं सॉलिड, एक और सॉल्वेंट ले लेते हैं सॉलिड। ठीक, सॉल्यूट में एक ले लेते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट से मिलता है, तो दोनों जब सॉलिड रहेंगे तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? सर सिंपल सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा। सर कोई एग्जांपल बताइए। अरे बच्चों एकदम बचपन से पढ़ते हैं। अलॉयज, अलॉय क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को जब मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे ब्रॉन्ज ले लो, वो क्या रहता है? कॉपर और जिंक का मिक्सचर रहता है। तो भैया ये भी सॉलिड स्टेट है, ये भी सॉलिड स्टेट है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक सॉलिड सॉल्वेंट ले लेते हैं और उसमें लिक्विड सॉल्यूट को मिक्स करते हैं। दिमाग में होता है ऐसा क्या होगा, देखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। तो देखो सॉल्यूशन तो हमारे बनेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल में क्या है, एक आता है मरकरी, किस स्टेट का होता है? लिक्विड। इसमें आप सोडियम मिला सकते हो जो कि सॉलिड होता है, या एल्युमिनियम भी मिला सकते हो, मतलब सोडियम में मरकरी को मिला सकते हो, एल्युमिनियम भी सॉलिड स्टेट का होता है, इसमें भी मरकरी मिला सकते हो, या जिंक में ये भी सॉलिड होता है, इसमें भी मरकरी मिला सकते हो। तो हम लोग इसको कहते हैं मरकरी के साथ जब मिक्स रहता है तो उसको पढ़ा जाता है सोडियम एमलगम। एल्युमिनियम के साथ रहेगा एल्युमिनियम एमलगम, जिंक के साथ रहेगा तो जिंक एमलगम। ठीक, तो इसमें देखो क्या हुआ, जिंक लिक्विड स्टेट में है, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो हमें जो फाइनल सोल्यूशन मिलता है वो सॉलिड स्टेट का मिलता है। किसका मिलता है? सॉलिड स्टेट। तो देखो सॉलिड स्टेट का सोल्यूशन है तो सॉलिड स्टेट का ही सॉल्वेंट है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूट अगर गैसियस पार्टिकल का है और सॉल्वेंट सॉलिड का है, तो जब गैसेस को सॉलिड में मिक्स किया जाएगा
तो भी हमें क्या मिलेगा, सॉलिड सोल्यूशन। एग्जांपल में देखते हैं, ये बहुत रेयर एग्जांपल कि हाइड्रोजन गैस को अगर प्लेटिनम मेटल में यानी सॉलिड स्टेट में मिक्स किया जाता है, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स करके एकदम होमोजेनस मिक्सचर बना देते हैं, तो इसको कहा जाएगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। पहले बात तो बताओ कि हमारा एक टॉपिक सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूशन कैसे किसको कहते हैं, ये समझ में आया कि नहीं? इन सॉलिड सॉल्यूशन द सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन द सॉलिड इन स्टेट and the solid solvent are dissolved the solid solute, liquid solute and gaseous solute and the example in here. Clear? अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि अगर यहां पे स्टेट चेंज कर दे, अब क्या है कि मान लीजिए सॉल्वेंट भी हम लिक्विड ले लें। अब 3 ठो सॉल्वेंट ले रहे हैं हम लोग, तीनों लिक्विड इन स्टेट का, ठीक है, और देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, क्या वो ऐसा होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, सॉल्यूट में फिर से वही, अब हम लोग फिर से सॉल्यूट सॉलिड लेंगे। ये तो एकदम घर पे ही जानते हैं कि अगर सॉलिड में हम शुगर पार्टिकल ले लें, लिक्विड में वाटर पार्टिकल ले लें, तो जो गर्मी में इस वक्त शरबत बना के आप लोग पी रहे हैं वो किस स्टेट का होगा, लिक्विड इन स्टेट का होगा, है ना, लिक्विड स्टेट का है। तो सोल्यूशन कौन सा कहलाएगा, लिक्विड सोल्यूशन। क्या आएगा, लिक्विड सोल्यूशन। अब हम लोग सॉल्यूट में लिक्विड ले लेते हैं, किसी लिक्विड को लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाएंगे, तो लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या हमारा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, और देखते हैं कौन सा है एग्जांपल, एकदम अल्कोहल, ये लिक्विड स्टेट का होता है, ये तो सब जानते हैं। में वाटर मिला दो, ये भी लिक्विड स्टेट का होगा, तो ये हमें कौन सा मिल जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन किस स्टेट का मिलेगा, लिक्विड स्टेट का, तो वो हमारा क्या करेगा, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब तीसरा हम लोग ले लेते हैं गैसियस सॉल्यूट पार्टिकल, किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल के रूप में ऑक्सीजन गैसियस को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, अच्छा कुछ बच्चे ये कभी कभी मैं देखता हूँ सोचते हैं ना कि H2O में ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है, नहीं H2O खुद एक नया कंपाउंड है, उसमें एक नया कैरेक्टर है। जितने मछलियां मतलब फिश वगैरह होती हैं वो ऑक्सीजन H2O में जो ऑक्सीजन घुला रहता है उसको एब्जॉर्व करती है, ये नहीं कि H2O में से H2O के O को तोड़ कर वो एब्जॉर्व कर ले, ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। मान लो अगर ऐसा करने लगी मछलियां तो क्या होगा, ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्व कर लेंगी, हाइड्रोजन जो है ऊपर उड़ेगा, तो अब आप समझ रहे हो कि समुद्र में या नदी में लाइटर जलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है ऐसे फ्यूल होता है ना, जानते हो ना, समझदार तो है ही तुम। तो ये ऑक्सीजन गैसियस नेचर का होता है, वाटर किस नेचर का होता है, लिक्विड स्टेट का, और जो हमें फाइनल सोल्यूशन मिलता है वो किस स्टेट का मिलता है, लिक्विड स्टेट का। किस स्टेट का मिलता है, लिक्विड स्टेट का। तो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बात समझ में आया। दूसरा, आई होप कि आपको लिक्विड सॉल्यूशन भी बात को समझ में आ जाएगा, उसको अच्छे से समझना होगा, देखना होगा, और साइंस को जीना होता है, मतलब प्रैक्टिकली देख के। बोले इतना बात समझ में आया। अब तीसरा जो बचा है उसको भी अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो, ये इरेजर जो है तेजी से काम कर रहा है, अच्छा चलो भाई, फिर से हम लोग एक लाइन बनाते हैं, ठीक है।
और फिर से जो है एक कलर को चेंज करते हैं। अब हमको क्या करना है कि अब सॉल्वेंट में गैसियस पार्टिकल को ले रहे हैं, और ये भी हम लोग जाने थे कि अगर सॉल्वेंट गैसियस रहेगा तो सोल्यूशन भी क्या रहेगा, गैसियस सोल्यूशन। क्या रहेगा, गैसियस सोल्यूशन। ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। अब ये बात कैसे समझ में आएगा सर, इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो देखो अगर किसी सॉलिड कंपोनेंट, सॉलिड पार्टिकल को गैसियस में डिसॉल्व किया जाए। और छोटे क्लास में एक एग्जांपल बड़ा अच्छा पढ़े होंगे, कैम्फर। किस स्टेट, कैम्फर मींस कपूर, सॉलिड स्टेट का होता है। ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में चेंज होता है। तो कैम्फर जो रहता है, अगर एयर में मिक्स कर दिया जाए, कैम्फर को ऐसा रख दोगे तो वो क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो उड़ जाएंगे, पूरे एयर में मिक्स हो जाएंगे, मतलब होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। तो कैम्फर तो हमारा सॉलिड स्टेट का रहेगा, एयर हमारा क्या रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। फाइनल सोल्यूशन जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, गैसियस स्टेट का ही रहेगा। तो ये हमारा कहलाएगा गैसियस सोल्यूशन। क्लियर। दूसरा, अगर हम सॉल्यूट लिक्विड इन स्टेट का लें और गैसियस में मिला ये कौन सा है, तो इसमें क्या रहता है कि देखो, एक होता है क्लोरोफॉर्म, आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है, CHCl3। फिल्मों में कैसे दिखाते हैं, ये कपड़ा ले लेता है, क्लोरोफॉर्म ऐसे सुंघाता है और ऐसे तुरंत नाक में रख देता है, आदमी बेहोश है। ऐसा होता नहीं है, कम से कम उसको हाफ एन आवर लगता है, मतलब बेहोश होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मिलाए और ले लेकर 10 लोग को बेहोश कर दिया। तो कैम्फर जो होता है ये हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, केमिस्ट्री लैब में आप जाओगे तो ये आपको मिलेगा। तो अरे कैम्फर कह रहे, सॉरी, क्लोरोफॉर्म जो है लिक्विड स्टेट का होगा। तो क्लोरोफॉर्म एयर में जब मिक्स करेंगे, ये भी हमारा क्या रहेगा, गैस स्टेट का। तो हमें जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा वो किस स्टेट का मिलेगा, लिक्विड स्टेट का। और लास्ट है, बोलो बात समझ में आ गया ना, लास्ट है कि अगर गैसियस सॉल्यूट पार्टिकल आर डिसॉल्व इन द गैसियस सॉल्वेंट पार्टिकल टू गिव द गैसियस सोल्यूशन। एग्जांपल बड़ी इजी है इसका, तो मान लो ये है तो हम हैं, हम है तो ये है, यही कह सकते हो, यही है तो हम लोग हैं। एयर, एयर क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर। जैसे अब इसी रूम में क्या है, हम लोग सांस ले रहे हैं आराम से, ऐसा नहीं ना है कि यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, इधर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑक्सीजन लिए, और इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में केवल डिजॉल्व होता है, नाइट्रोजन नहीं डिजॉल्व होता है पानी में। ये सब हम लोग राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड चीजों को जब वहां आएंगे तब आपको समझाएंगे डिटेल में। फिलहाल क्या ये आपको समझ में आया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन सर 3 तरीके के होते हैं सर, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ये 3 तरीके के सॉल्यूशन है, जिसमें एक सॉल्यूट जो होता है वो अगर सॉलिड लिक्विड गैस है, सॉल्वेंट भी अगर सॉलिड लिक्विड गैस है, तो सॉल्यूशन भी हमारा सॉलिड लिक्विड और गैसियस होगा। और इससे रिलेटेड आपको कई एग्जांपल जो है हमने आपके सामने इसको बना के रख दिए। बोलो बात क्लियर बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम लोग ठीक इसके और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोगों का कौन सा टॉपिक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बारे में अब हम लोग आज अब जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल are dissolved in given solution। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल दिए हुए किसी एक सॉल्यूशन में हम, मतलब किसी सॉल्यूशन में जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इसके क्या क्या मेथड है, इसको हम लोग समझ रहे होंगे।
लेकिन एक बात को पहले ध्यान से हम लोग समझते हैं, इसमें हम लोग एक बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर ले ले, एक ऐसा रफ भाषा है कि कंटेनर ले ले, एक ग्लास ले ले, ठीक है, एक ग्लास, और इसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर ले ले और इसको छत पे रख दे। तो जब सन की रे ऑफ लाइट, सन की जो है रे ऑफ लाइट इस पे पड़ेगी तो क्या होगा, वाटर आर इवापोरेट, वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट। लेकिन ग्लास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसी बेस पे रफ भाषा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन को दो तरीकों से हम लोग स्टडी करेंगे। पहला तो एक तरीका जो है बाय मास रिलेटेड, और दूसरा है बाय वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है, ये दो तरीका है। ये मास रिलेटेड मींस क्या होता है कि इन दिस टर्म, या ये कह सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा चाहे घटेगा, इस वाले टर्म के जो कंसंट्रेशन होंगे वो भी न बढ़ेंगे न घटेंगे। ठीक है, यानी हम लोग ये समझ सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर। और ये क्या चीज है, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब इसमें कौन कौन है इसको हम लोग को देखना है। जैसे मास परसेंट में, मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें एग्जांपल आएंगे जो कि हम लोग को स्टडी करना है। उसके बाद मोलैलिटी विच आर रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल m। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, इसमें आपका ppm, ppb ये सब आ सकते हैं। ठीक है बेटा, और इसमें कौन कौन से हैं कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ने हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, molarity which are represented by the capital M, normality etc। ये सब अगर इनके बारे में हमें कंप्लीटली डिटेलिंग पता चल जाती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी थोड़ा हेल्प होगा, काफ़ी हेल्प होगा। क्या कहते हैं आपके राउल्ट्स लॉ वाले टर्म में होगा, वेपर प्रेशर यानी हेनरी लॉ से रिलेटेड टर्म में यूज होगा, और आगे जैसे वांटा फैक्टर जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन इन सब के बारे में डिटेलिंग हम लोग को जानना जरूरी है। तो इतनी बातें समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन चीजों को हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मास परसेंटेज। पहला हम लोग क्या समझते हैं, मास परसेंटेज। ठीक, तो देखो पहले मास परसेंटेज, जैसे हम लोग अपना परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना नंबर मिला है फिर टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है कि मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये दो चीजें हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखो इसमें थोड़ा बात को ध्यान समझो। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर कहीं लिखा है 10% एक्वस शुगर सॉल्यूशन बाय मास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% एक्वस शुगर सॉल्यूशन बाय मास, इसका क्या मीनिंग होगा, इसके बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ इसको समझो
ये इसका मतलब ये कह रहा है कि 10% बाय मास का मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर आर डिजॉल्व इन 100%, कोई सोल्यूशन 100% बनता है, तो 10% बाई मास का मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ शुगर आर डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो 10 ग्राम ये, 90 ग्राम ये, 10 ग्राम ये, 90 ग्राम ये ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या बनाएगा? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो इसमें ये जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम शुगर, ये हमारा क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा सॉल्यूट। 90 ग्राम ऑफ वाटर क्या है? क्योंकि लार्जर इन क्वांटिटी है, ये क्या है? सॉल्वेंट। ये स्मॉलर क्वांटिटी, ये लार्जर क्वांटिटी, और ये जो दोनों कंबाइन करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। बोले इतना बात समझ में आया? अब इसमें कुछ एग्जांपल को और समझो, ध्यान समझो। जैसा अगर दिया है 60%, या ये कह सकते हैं इन सिरप, नाम सुनेंगे सिरप, ये है 60% एक्वस शुगर सोल्यूशन। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि सर 60% हमारा शुगर है, 60% हमारा क्या है? शुगर है, प्लस 40% हमारा क्या है? वाटर है। अब हमारे दिमाग में बात क्या आएगी, ध्यान से समझना कि ये सर जो ये 60% है, परसेंट, ये लार्जर क्वांटिटी हो गई और ये स्मॉलर क्वांटिटी हो गई। बच्चा क्या सोचेगा कि सर 60% शुगर है, ये ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट होगा, और ये कम है तो ये सॉल्यूट होगा। तो आपको एक बात बता दे भैया कि ये कॉन्सेप्ट जो है रॉन्ग हो गया कि भैया 60% शुगर जो है वो सॉल्वेंट है, और लार्जर क्वांटिटी या 40% वाटर जो है वो सॉल्यूट है। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी और हम लोग देखते हैं, डिसअपियरिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिसअपियरिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या है? अकॉर्डिंग टू डिसअपियरिंग प्रॉपर्टी, तो शुगर चाहे ज्यादा भी क्वांटिटी में, उससे मतलब नहीं है। शुगर यहां क्या होगा तो बोलेगा, तो आप बताइएगा भैया ये सॉल्यूट है। आपको पूछेगा क्यों? ड्यू टू डिसअपियर इन मीडियम। कभी भी होगा शुगर ही डिजॉल्व होगा, वाटर डिजॉल्व नहीं होगा। और यहां पे वाटर जो है ये सॉल्यूट फॉर्म में स्मॉलर क्वांटिटी में नहीं है, यहां वाटर क्या रहेगा? ये 40% शुगर सिरप में, याद रखिएगा, यही हमेशा क्या रहेगा? सॉल्वेंट ही रहेगा। और जब आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट का हो, दोनों में यही गलती बच्चे ज्यादा करते हैं। बोले इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको नोट कर लो कि हमें यह देखना है कि अपेयरिंग या डिसअपेयरिंग प्रॉपर्टी किसकी है। ठीक, और अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ केन शुगर। आपको मास परसेंट बताना है। इफ 20 ग्राम ऑफ केन शुगर आर डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये चीजें है। तो देखो ये तो सीधा सीधा लिखा है। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक ही फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? बोला है कि 20 ग्राम जो घुल रहा है ऑफ केन शुगर आर डिजॉल्व, ये है 20 ग्राम और ये क्या है? 250 ग्राम। तो पहले तो हम लिखेंगे भैया 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो कह रहा है 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
लिखेंगे 250 ग्राम इंटू 100, ठीक है। तो अब देखो इससे इसको काटेंगे 0.4 आएगा, ठीक है। और जब इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं 20 इंटू 0.4, 8 ग्राम, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में ये वर्ड खाली चेंज करता है, ये बात समझ में आया। अगर इसमें ये चेंज कर दे 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन को भी हम काट दे रहे हैं, इसमें लिखे 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अगर 250 ग्राम ऑफ वाटर करें तो भैया हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये ध्यान से। अब ये दूसरा तरीका, सेम मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन बोल रहा है, तो मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ बेटा, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, चलो ये हमने लिख दिया 20 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन यहां क्या दिया 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर यहां क्या चीज है सॉल्वेंट। तो अब हम लोग ये 250 ग्राम के यहां नहीं लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी 20 प्लस 250 इंटू 100, ठीक है। ये भी 20। अच्छा यहाँ ये गलती मत करना, पहले ऐड करना तब काटना, ये नहीं कि 20 से 20 काट दे, इससे इसको काट दे तो कुछ बचेगा नहीं। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन 250 में 20 को ऐड कर दे 270, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये एक जीरो से यहाँ एक मान लो जीरो काट दिए, ये बचा 200 अपॉन 27, अब 200 का 27 27 दोनों 4 9, चलो 8 बार में जाएगा 7 7 8 56 6 5 16 17 18 19 20 21, ज़्यादा हो गया है ना। और ये 7 बार में है 189 1 फिर 1 कैंसिल, पॉइंट लगा के 0 और 2 5 4 10 होता है 5, मान लो 3 बार में 4 बार में लेते हैं 4 टाइम्स में जो है ये जाएगा 108 समथिंग जो भी बचा, तो यानी हमारा ये क्या है 7.4 ग्राम, यानी क्वेश्चन सेम थे दोनों, बस अंतर क्या था कि यहां अगर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। बोलो इतना बात क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसको भी समझते हैं। यहां क्या है, ये दिया है ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5.64 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 60 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच ग्लूकोज एंड वाटर, ठीक। तो चलिए और इस क्वेश्चन को समझते हैं। मास परसेंटेज इक्वल टू क्या है, बस सीधे पहले फॉर्मूला पे दिमाग लगाएंगे कि सर हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक। अब यहां हम लोगों को समझना है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5.64 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास 5.64 ग्राम ये हो गया, और है मास ऑफ सॉल्यूशन बोला इन 60 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर इज नॉट ए सॉल्यूशन, वाटर इज ए सॉल्वेंट, तो यानी हमें 60 ग्राम और 5.64, यानी देखो यहां क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे कि सर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट,
मास ऑफ सॉल्वेंट। तो भैया देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5.64 ग्राम प्लस 60, या इसको ऐड कर देंगे, 60 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65.64 ग्राम जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। इसको यहाँ रख देंगे 65.64 और इंटू 100। बोले इतना बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो डेसिमल से यहाँ 2 प्लेस तक ये भी है, डेसिमल से 2 प्लेस तक ये भी है, तो अब क्या होगा, ये दोनों को कैंसिल कर दो, हटा दो, क्या ऊपर बचेगा 564 इंटू 100 अपॉन 6564 6564। ठीक, चलो अब हम लोग डिवाइड करते हैं 564 डिवाइड बाई 6564। पहले डेसिमल लगाएंगे, कैंसिल नहीं होगा, जीरो बढ़ा के एक जीरो कर देंगे, तो 6564 को 6 टाइम्स में हम लोग ले चलते हैं, या 8 टाइम्स ले चलते हैं, 8 टाइम्स में आ जाएगा आई होप। कितने टाइम्स से ले चले, 8 टाइम्स में, इंटू 32 2 3 5 4 5 2 5 1 2, मान लो 9 बार में ले जाएंगे तो 6564, इसको भी देख लेते हैं, 5 6 6 7 0 9 और 5, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 8 टाइम्स हम लोग लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि सर 5 2 5 1 2, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और 13 में से 5 गया 8, और ये हमारा बच गया 5 7, तो 5 3 और कहानी खत्म। और इसको और आगे लेके जाएंगे तो बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.08 इंटू 100, जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 ग्राम आंसर। बोले इतना बात क्लियर है। तो वो सामने भी कैलकुलेशन है, सामने कैलकुलेशन क्यों करते हैं कि देखो थोड़ा हम लोग को भी ना एक बात को ध्यान रखना, फोकस करना है कि हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो कैलकुलेटर वगैरह ना, बहुत हम लोग की स्पीड को रोकता है, ये जान जाओ। ये कैलकुलेशन हम ये नहीं करें यही करो, अपने कॉपी पे करो, कैलकुलेशन जब भी करो रफ अपने कॉपी पे करो। अभी बोर्ड एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में स्पीड अप होगा, स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो फिर एज योर विश, ऐसा हम तो कहेंगे कि ऐसा मत करो। ठीक है, बोलो ये 2 बातें समझ में आई। अब हम लोग चलो एक नेक्स्ट टॉपिक को और अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि ये है हमारा वॉल्यूम परसेंट, यानी V बाई V। तो वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालते हैं, जैसे मास परसेंट वैसे वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम परसेंट या V बाई V परसेंट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि खेल दो ही लोग का है, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। बस ये पकड़ लिए, सारे न्यूमेरिकल एकदम हाथों पे नाचेंगे। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपली कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम ऐसे दें 10% एक्वस एल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता, मतलब हम क्या समझेगा अगर ये ऐसा दे दिया, मीन्स, या ये समझो कि इसको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है 10% बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन। सर इसका क्या मतलब होगा, देखो इसका मतलब समझो बहुत सिंपल है भाई, वॉल्यूम को हम लोग किस यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, मिलीलीटर से, तो हम लोग ये कहेंगे कि 10 ml ऑफ एल्कोहल आर डिजॉल्व इन 90, क्योंकि देखो
अगर परसेंट है तो किसी भी चीज का परसेंट क्या होता है, 100% तक हो सकता है। ठीक है, चलो आ जा रहे भाई। तो ये क्या हो सकता है 100%, तो 100% में अगर 10% हमारा सॉल्यूट हो गया तो 90% क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो 10 ml ऑफ एल्कोहल आर डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर। वाटर क्यों कहे भैया, यहां एक्वस लिखा है। टू फॉर्म क्या बनाएगा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या बना देगा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब यहां देखो कि सर ये 10 ml ऑफ एल्कोहल जो है स्मॉलर इन क्वांटिटी है और ये डिजॉल्व हो गया, डिसअपियर भी हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक, और 90 ml ऑफ वाटर ये लार्जर इन क्वांटिटी है, ये अपियर इन मीडियम में होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। बोलो इतना बात क्लियर है। तो वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम लोग को निकालना है तो इसी तरह एमएल में वैल्यू दी रहेगी, इसी को हम लोग फाइंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग देखते हैं कि लग पाता है कि नहीं लग पाता है। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज है। पहले देखो क्वेश्चन क्या है, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.4 ग्राम ऑफ फ्रुक्टोज। बोला एक सोल्यूशन को बनाया जा रहा है जिसमें 2.4 ग्राम ऑफ फ्रुक्टोज है और डेंसिटी ऑफ फ्रुक्टोज मतलब इतना 1.2 ग्राम पर एमएल है इन 250 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फ्रुक्टोज। चलो भैया देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बोला है कि आपको वॉल्यूम परसेंटेज बताना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज मतलब हम लोग ये कर सकते हैं V बाई V परसेंटेज। तो सर सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया क्या है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो हम देख रहे हैं कि ठीक है सर सॉल्यूट तो दिख रहा है 2.4 ग्राम ऑफ फ्रुक्टोज जो है वो डिजॉल्व हो रहा है। तो अब क्या है कि 2.4 ग्राम फॉर्म में है ना कि वॉल्यूम के फॉर्म में है। कोई बात नहीं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या पहले करेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। मास क्या है 2.4, डेंसिटी क्या है देखो 2.4 ग्राम है। ठीक, और डेंसिटी क्या है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये ml जो है ऊपर चला जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि सर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है, डेसिमल से डेसिमल हटा दिए, 12 टू जा 24, यानी 2 ml हमारे पास ये मिल गया। यानी हम लोग यहाँ रख देंगे 2 ml। अच्छा यहाँ ये देखो ये बोला है कि डेंसिटी ऑफ फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज की डेंसिटी दिया हुआ है ना कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। दोनों ये सब चीजों को बहुत फोकस किया रहना कि हो सकता है कि कभी सोल्यूशन का भी पूछ दे। ठीक, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ क्या दिया हुआ है 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम लोग को तो और सावधानी, यहाँ क्या है 250 ml ऑफ वाटर। तो वाटर इज ए नॉट ए सोल्यूशन, वाटर इज ए क्या, सॉल्वेंट। तो भैया हम लोग को यहाँ क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या रखेंगे 2 प्लस 250 यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये तो रखेंगे तभी तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकलेगा इनटू 100। आगे सॉल्व करेंगे 2 अपॉन 252 इंटू 100। चलो इसको थोड़ा और स्मॉल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 25। अच्छा ये हमारे पास टोटल क्या है 25 इंटू 2 यानी 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 अपॉन 63 इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 63। यस, तो चलिए 50 डिवाइड बाई 63, ये कैंसिल होगा नहीं, डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 8 टाइम्स हम लोग लेके चलते हैं। 8 से 24, 2
8 6 जा 48 और 48 और 2 50, ज़्यादा हो गया ना, 7 टाइम्स में ही हम लोग लेके चले। चलो इसको 63 को माइनस कर दे रहे हैं। इज द 10 में से 6 गया 4 और ये 4 4 4 1, यानी एक बार देख लेते हैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। 63 और 7 7 2 4 4 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 टाइम्स में 4 4 1, और 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 4 गया इज 5, एंड द कैंसिल आउट। तो ये फिर टाइम 0, और हमको लग रहा है आई होप कि 504 में 63 और ऐड कर दे, 7 6 5 5 6 7 9 टाइम्स, यानी हमारा यहाँ आंसर आ रहा है 0.79%। ये है हमारा आंसर। बोलो बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझ में आया? सिंपली क्या करना है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि भैया कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, क्या इसमें सोल्यूशन दिया है कि नहीं दिया है, उसके बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ और आगे बढ़ा जाए, देखा जाए भाई। और अब हम लोग के पास और क्या आया है, हम लोग के पिटारे में एक और नया व्यक्ति आया है, वो है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी m बाई v परसेंटेज। ये इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। ये क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बोलो इतना बात क्लियर है? अब इसको ध्यान समझो, जैसे अगर हम लोग ऐसे बोल दे 10% एक्वस साल्ट सॉल्यूशन, या यहां ऐसे दिया रहे 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। अब देखो इसको चेक करना, इसका मतलब क्या होता है, क्या सर इसका क्या मीनिंग आएगा, इसका मीन्स क्या होगा। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं बेटा कि जितना सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन कर सके, जितने आसानी से हम इसको समझा सके। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, 10% m बाई वी का मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम ऑफ साल्ट आर डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर। 90 ml ऑफ वाटर। तो देखो यहां जो 10 ग्राम है साल्ट, और ये जो 90 ग्राम ऑफ वाटर है, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, तो ये हो गया कि 10 ग्राम ये हमारा सॉल्यूट है भैया, और ये जो 90 ml है ऑफ वाटर, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। बोल बात समझ में आया कि 10 ग्राम में साल्ट जो है वो 90 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। अब अगर ये बात समझ में आ गई होगी, तो अब हम लोग को थोड़ा और आगे बढ़ना है कि सर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उसको हम लोग को समझा दीजिए। तो चलो भैया, हमारे पास एक क्वेश्चन भी है और उसको हम आपके सामने समझा भी दे रहे हैं। बोला कि इफ द 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 25 ml of solution, calculate the W by V % of the solution। यानी W by V %, या कहीं ऐसे भी रहता है M by M %। इसमें अब तुम घबराने वाली बात नहीं है, तो जल्दी घबराते हो तुम लोग। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो भैया मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, यार भाई, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा 4 ग्राम, अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, देखो 25 ml ऑफ सोल्यूशन वर्ड बोल रहा है, 25 ml ऑफ सोल्यूशन, तो ये तो सीधे बोल रहा है, तो 25 ml लिख देंगे इनटू 100 कर देंगे। 25 4 जा 100, 4 4 जा 60 ग्राम। ये एकदम सिंपल आंसर हमारे पास आ गया। बोलो बात समझ में आया?
कि सर ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इसके न्यूमेरिकल क्या है, बस कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस दिमाग ये लगाना है कि हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला में पुट कर दिए, उसमें देखना है कि मास ऑफ सॉल्यूट दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है कि क्या कहते हैं डेंसिटी के फॉर्म में दिया है कि उसको चेंज करना है। ये सारी बातों को बस फोकस करेंगे। और एक बात एकदम 100% जान जाओ, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी होने वाला नहीं है। वजह से यहाँ एक आ गया, बोला है ना कि ए साल्ट सोल्यूशन इज 25% m बाई v। अब देखो यहाँ दूसरा आ गया, ए साल्ट सोल्यूशन इज 25% m बाई v, फाइंड द m बाई m% इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज ये। तो चलो अब हम लोग उस चीजों को चेक करते हैं कि क्या है, ये क्या कह रहा है। सबसे पहला भैया इसका सोल्यूशन हम कैसे लगाएंगे, पहले जो पूछ रहा वो फॉर्मूला लिख देंगे। m बाई m% का फॉर्मूला क्या होता है कि सर हमको हर स्थिति में मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और इनटू 100। तो भाई आएगा ही आएगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ऊपर के क्वेश्चन में ये सारे डाटा अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अभी बोला है साल्ट सॉल्यूशन m बाई v। अब देखो पहले इसका मतलब हम लोग समझेंगे ना। मीन्स इसका मतलब क्या है, 25% m बाई v का मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि 25 ग्राम ऑफ मान लो सॉल्यूट, करते हैं। हाँ, ये क्या कर रहा है, 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 100% में 75 ml ऑफ। तो 100% में जब रहेगा तो 75% ऑफ वाटर, जो भी ले ले, या सॉल्वेंट आप वर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखो हम लोग को क्या चीजें हैं कि भैया ये और ये, तो जब 25% रहेगा तो ये दोनों मिलके टू फॉर्म 100% या 100 ml, यहां लिख दे रहे हैं 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या बना रहा है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मौजूद है। चलो भैया फॉर्मूला जो है इस पे हम लोग पुट कर दिए, यहाँ लिख दिए 25। क्या मास ऑफ सोल्यूशन है, कहीं है हम लोग पढ़ रहे हैं सर मास ऑफ सोल्यूशन नहीं है, अगर सोल्यूशन भी है तो 100 ml है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास कैसे निकालेंगे सर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर डेंसिटी 1.20 दिया हुआ है सोल्यूशन का, और इनटू वॉल्यूम क्या है 100, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 120। यहाँ रख दीजिए भैया 120 इंटू 100। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 50 ये हो गया, 60 ये हो गया, 25 ये हो गया, 30 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिए। अब हमारे पास क्या बच गया, 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 30। इसको एक को 25 को जो है डिवाइड बाई 30 कर दे रहे हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में 0.8 बार 240, 10 बचा। ठीक है, एक 0 3 90 फिर 10 एंड सो ऑन, ये चलेगा। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या बचा 0.83 इंटू 25, इससे इसको काटे तो 0.83 बचा भाई, भाव मत 0.83 एंड 33 बचेगा, इससे इसको डिवाइड किए तो 0.83 इंटू 25। अब 0.83 का 25 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो अब देखो कितना आ रहा है
5 3 जा 15 1 5 8 जा 40 1 41 3 2 जा 6 8 2 जा 16 5 7 0 2 यानी ये हमारा आंसर क्या आया 20.75 ग्राम ये सॉरी 75% मास परसेंट है ना इतना परसेंट आ गया हमारा। बोलो इतना क्लियर है। तो एक क्वेश्चन को आसानी से कैसे लगाया जा सकता है सर, ये एक तरीका है, हम लोग को बस आइडेंटिफाई करना है कि जो दिया हुआ फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में कैसे वैल्यू फाइंड करते, क्या क्या डाटा हम लोग को क्वेश्चन से चुराना होता है। बोलो इतना बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन बेटा? चलो अब हम लोग अपने पिटारे में एक नया फिर टॉपिक लेके आते हैं और वो हमारा नेक्स्ट है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या है? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग चेक करते हैं। सिंपली देखो, इसको कई तरीकों से आता है। जैसे इसका यूज ज्यादातर कहाँ होगा, जैसे पीपीएम मशीन देखोगे दिल्ली वगैरह रीजन में रहता है, तो वो क्या करता है ना कि मिलियन में बताता है कि इतना परसेंट इम्प्योरिटीज मौजूद है, इतना परसेंट या इतना ग्राम जो है इम्प्योरिटीज है। जैसे CO2 मतलब 1 ppm CO2 इन एयर, तो मतलब इतने मिलियन में 1 ppm CO2 जो है वहां मौजूद है। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू यहां पे हो जाएगा 10 का पावर 6 मिलियन में हो जाएगा। ठीक, या दूसरा है कि पीपीएम इक्वल टू वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 6, या तीसरा हो सकता है पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या मास बाई वॉल्यूम, ऊपर वाला क्या था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, उससे ऊपर वाला मास बाई इंटू 10 का पावर 6। तो देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं कि आपको इन तीन बातों को विशेष फोकस करना पड़ेगा कि सर ये पीपीएम के ये तीन फॉर्मूले हैं, एक पीपीएम एम बाई एम के तरीके से निकलेगा, एक पीपीएम वी बाई वी के तरीके से निकलेगा, एक पीपीएम एम बाई वी के तरीके से, मतलब एक 3 पीपीएम हो गए पार्ट्स पर मिलियन। बोले इतना बात समझ में आया? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इससे रिलेटेड इस पे क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं सिंपली। तो वो इसमें क्वेश्चन जो है हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीपीएम इफ 5 ग्राम ऑफ NaOH are dissolved in 250 ml ऑफ सोल्यूशन। सिंपली आपको पीपीएम बताना है, तो बस कुछ नहीं, पीपीएम का हम लोग बेसिकली फॉर्मूला लिख देंगे और देखेंगे क्या चीज दिया हुआ है। यहाँ पे मास और वॉल्यूम का रिश्ता है, तो हम लोग ये लिख देंगे पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है देखो 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, लिख दिया 250 ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 4 टाइम्स सॉरी 0.4 टाइम्स, ठीक है, और इक्वल टू हमारा आ गया 2.0 ग्राम, ये आंसर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? सिंपल है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है।
और ये समझ गए तो एक लास्ट टॉपिक, और आज हम लोग इस चीजों को समझेंगे कि नेक्स्ट है पीपीबी। तो सर पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू बिलियन 10 का पावर 9। या हमें दूसरे फॉर्म में अगर दे दिया है पीपीबी, तो हम लोग देखेंगे दूसरा क्या फॉर्म आएगा कि सर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 9। या तीसरा तरीका क्या देगा कि पीपीबी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों वॉल्यूम में इनटू 10 का पावर 9। एज इजली उसी तरीके से सीधा सीधा देगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो आज जो हम लोग इन टॉपिक को पढ़े हैं, समझे, इसको एक बार ओवरऑल आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हम आपसे तो यही बोलेंगे कि आपको लगता है कि बेहतर है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करें और परफेक्ट करें। ठीक है, जय हिंद।